हेलो प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 को एक क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 4 है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में और इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क मिल सके। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि लगभग 30 शब्दों में लिखना है, 30 वर्ड्स में। नेम वन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, जस्ट होल्ड 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? नेम वन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द geographical conditions required for its growth। तो बीवरेज क्रॉप का मतलब कौन सी क्रॉप हो गई? जो पेय पदार्थ के रूप में यूज होती है। ठीक है, पेय पदार्थ, इसका मतलब है पेय, पेय फसल। ठीक है, पेय फसल में जो पेय फसल है भारत में उत्पादित की जाती है, उसके जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी भौगोलिक स्थितियां, और इसके लिए जो ग्रोथ यानी इसकी ग्रोथ के लिए जो भौगोलिक स्थितियां रिक्वायर्ड होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी चाय भारत में एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में जानी जाती है, अलॉन्ग विथ कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी के साथ साथ चाय जो है भारत में महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में प्रचलित है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। जो टी प्लांट है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खेती की जाती है या उगता है। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्स लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। ठीक, ये जो है डीप एंड फर्टाइल मतलब जो मिट्टी हो वो गहरी हो, फर्टाइल उपजाऊ हो, और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और ऐसी मृदा हो जहाँ पर पानी ना रुकता हो, अर्थात वो ड्रेन आउट हो जाता हो पानी। रिच इन ह्यूमस, नमी पर्याप्त मात्रा हो मिट्टी में। ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर हो वह भी पर्याप्त मात्रा हो, जो जीवाश्म हो वो पर्याप्त मात्रा हो। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल दो ऑल थ्रू द ईयर। यानी पूरे वर्ष के भर के दौरान, ठीक है, पूरे वर्ष भर के दौरान जो चाय की खेती होती है उसको गर्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, अर्थात धुंधला कोहरा टाइप इत्यादि नहीं चाहिए। फ्रिक्वेंट स्वेयर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, और वर्ष भर के दौरान थोड़ी बहुत बारिश होनी चाहिए। इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, यानी पत्तियों के सतत विकास के लिए, ठीक है, वर्षा होना बहुत जरूरी है, अर्थात शोवर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, शोवर होना चाहिए, यानी रिमझिम बारिश होनी चाहिए। ठीक है, शोवर टाइप का बारिश होनी चाहिए या शावर होना चाहिए, जो भी हो आप जैसे भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। एक स्टेपल क्रॉप के बारे में बताइए, ठीक है, भारत में, और ये कहाँ पर उत्पादित की जाती हैं इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो
स्टेपल क्रॉप का मतलब क्या होता है? स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है रेशा। ठीक है, भारत में कौन सी या कितने रेशा से संबंधित उत्पादित क्रॉप हैं, अर्थात जो है फसलें हैं रेशा। ठीक है, उसके बारे में बताना है। रेशा लिखा हुआ है ये। ठीक, और कहाँ पे इसका उत्पादन होता है? तो कॉटन, कॉटन इज वन ऑफ द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कॉटन भारत में उगाई जाने वाली, ठीक है, रेशा जैसी फसलों में से एक है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, मुख्य रूप से जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, ठीक, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये सारे राज्य हैं जहाँ पर कॉटन का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक, और सबसे पहला स्थान कॉटन के उत्पादन के मामले में कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ये वाला। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, किसानों के लिए गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे संगठनात्मक सुधार जो है प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है, कार्यक्रम चलाए हैं, उनको बताइए। तो आंसर्स हैं एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स यानी जो छोटे छोटे किसान हैं, ठीक, उनको कंसोलिडेट करना, ठीक, उनको जोड़ना, कंसोलिडेशन करना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जोड़ना, संचित करना। ठीक, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, सूखा, बाढ़, साइक्लोन यानी जो चक्रवात इत्यादि आते हैं, फायर, आग, और बीमारी की वजह से अगर फसलें नष्ट होती हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया है बीमा, यानी फसली बीमा की व्यवस्था करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना यानी केसीसी, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, व्यक्तिगत जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कम ब्याज दर पर बैंकों द्वारा किसानों को लोन प्रोवाइड करवाना, ये सब कार्य कराए गए हैं। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी निर्धारित करना, यानी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होगी, ठीक है, उसको सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उसका निर्धारण टू इंश्योर फार्मर्स डिड नॉट सफर इफ द इफ द प्रेस क्रैश्ड ड्यू टू बम्पर क्रॉप्स, यानी यदि जो है अत्यधिक उत्पादन हो गया है और अत्यधिक उत्पादन के कारण जो किसानों की फसल है वो प्रेस क्रैश्ड ना हो पाए। ठीक, यानी उस पर दबाव ना हो। ठीक है, ये डबल एस होगा प्रेस में, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, यहाँ पे डबल एस, प्रेस क्रैश्ड ड्यू टू बम्पर क्रॉप्स, यानी अत्यधिक उत्पादन की वजह से ऐसा ना हो कि किसान जो है अपनी वस्तुएं या अपना उत्पाद बहुत कम दाम पर बेचे। सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो भी संसाधन यूज होते हैं, जो भी वस्तुएं यूज होती हैं खेती करने के लिए, ठीक है, जैसे खाद हो गया, बिजली हो गई, इन सब पर सब्सिडी देना सरकार का काम है और सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब काम करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कर रहा है? अबाउट 30 वर्ड्स लिखना है। द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड बाय डे। ठीक है, जो भूमि है जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है वह दिन ब दिन कम होती जा रही है, रिड्यूस हो रही है यानी घट रही है। कैन यू इमेजिन इट्स कंसिक्वेंसेस, क्या इसके प्रभाव को आप जो है
इसके प्रभावों को या इसके दुष्परिणामों को आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इंडिया शैल नो लार्ज बी सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया शैल नो यानी अगर इसी तरह से जमीन की कमी होती रहेगी तो भविष्य में भारत अपने देश के लिए यानी अपने कंज्यूम के लिए, अपने ही उपभोग के लिए अपने आप पर निर्भर नहीं रह पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इतनी फूड ग्रेन्स का उत्पादन नहीं हो पाएगा कि यहाँ के लोग अपना पेट पाल सकेंगे, यानी अपना पेट भर सकेंगे। भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। लैंडलेस लेबरर्स विल outweigh the ranks of unskilled, unemployed workers in India। ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स यानी भूमिहीन जो श्रमिक होंगे, ठीक, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अनस्किल्ड हो जाएंगे जो भूमिहीन श्रमिक हैं, जब खेत ही नहीं रहेंगे तो वो लोग काम कहाँ से पाएंगे। और इस तरह से भारत में अनएम्प्लॉयड वर्कर्स की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मोर फार्मर्स विल स्विच ओवर टू द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और जो भी खेत बचे रहेंगे उसमें जो किसान होंगे वो ज़्यादातर उसी क्रॉप, उसी फसलों का उत्पादन करेंगे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स रहेंगी। ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स का ही उत्पादन करेंगे। तो ये सारे संकट, ये सारे जो है डैमेजेस होने वाली। क्वेश्चन नंबर 5, इसको 80 शब्दों में लिखना है। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कृषि उत्पाद में सरकार ने, ठीक है, सरकार को किस प्रकार का जो है इनिशिएटिव यानी पहल करनी चाहिए, इसके बारे में सुझाव दीजिए। ठीक, यानी किस तरह की पहल सरकार करे, किस तरह का उपक्रम चलाए जिससे कि जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सबसे पहले आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग्यू टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टाइज्ड विदाउट फैक्टर मेड केमिकल। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यह आजकल काफी प्रचलन में है, यानी इसका बोलबाला है। इट इज प्रैक्टाइज्ड विदाउट फैक्टर मेड मशीन मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्य रूप से जो है इस तरह से किया जाता है कि उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर यानी केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। हैंस इट डज नॉट इफेक्ट द इन्वायरमेंट, और इससे इन्वायरमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। भारतीय किसानों को जो है, जो उनका क्रॉपिंग का सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए और हाई वैल्यू क्रॉप्स का उत्पादन करना चाहिए। ठीक, दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। और इस तरह से जो उनका इनकम है वो बढ़ जाएगा और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है अर्थात पर्यावरणीय क्षरण है वह कम हो जाएगा, क्रमशः कम हो जाएगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर। क्योंकि फल, ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स यानी की जो दवा के जो हर्ब्स होते हैं, दवा जिनसे बनती है ऐसी झाड़ियाँ, फ्लावर्स, फूल, वेजिटेबल्स, ठीक है, बायोडीजल क्रॉप्स, बायोडीजल जो फसलें होती हैं जैसे जेट्रोफा और जोजोबा, इनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और ये कम पानी चाहते हैं गन्ने और चावल की अपेक्षा। India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops। और भारत में क्लाइमेट की विविधता पाई जाती है जिससे कि हाई वैल्यू क्रॉप्स उत्पादन करने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। कैन बी हार्नेस्ड, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी।
उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक, हार्नेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 इफेक्ट द जूट इंडस्ट्री। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जूट इंडस्ट्री किस प्रकार से प्रभावित हो गई, ठीक है, जो कपास का उत्पादन था, सॉरी, जूट का उत्पादन था, किस तरह से प्रभावित हुआ। जूट, इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को सुनहरा फाइबर, सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। जूट की खेती ऐसी मिट्टी में की जाती है जहां पर पानी ना रुके, वेल ड्रेन्ड हो और उपजाऊ मिट्टी हो। इन द फ्लड प्लेन्स, और ठीक है, बाढ़ युक्त मैदान में जहाँ बाढ़ ना आए, फ्लड प्लेन्स हो लेकिन बाढ़ ना आए। वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पर जो मिट्टी हो वो प्रतिवर्ष, ठीक है, मृदा प्रतिवर्ष नई होती रहे। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक, और उनके विकास के दौरान हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यानी उच्च अ, तापमान होना चाहिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। जूट का उपयोग गनी बैग्स का मतलब होता है बोरा, ठीक है, बोरा, गनी बैग्स का मतलब बोरा होता है, ये आपको याद रखना है। बोरा जो आप यूज करते हैं जूट वाला, उसको गनी बैग कहा जाता है, गनी बैग, ठीक है। तो गनी बैग्स यानी बोरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मैट चटाई में, रस्सी बनाने में, यार्न धागा बनाने में, कारपेट्स बनाने में, और दूसरे जो है हाथ से बनी हुई चीज़ों के आर्टिफैक्ट्स, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ों का उपयोग होता है इससे। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, महंगे होने के कारण, इट इज़ लूजिंग द मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। महंगे होने के कारण जो है इसका स्थान अब सिंथेटिक यानी प्लास्टिक के फाइबर्स ले रहे हैं। एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नाइलॉन, और जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि नाइलॉन वगैरह हो गया, जो पैकिंग मटेरियल के लिए यूज होते हैं, जैसे बंधन के लिए, ठीक है, बांधने के लिए, तो उसके स्थान पे नायलॉन की रस्सी का यूज किया जाने लगा है। तो इस तरह से ये इफेक्ट हो गया है जूट इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। यानी चावल के उत्पादन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन की आवश्यकता होती है। दिस खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ यानी चावल खरीफ की खेती के अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसको 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर। और उत्पादन के लिए जो वार्षिक वर्षा दर चाहिए, ठीक है, औसत चाहिए, वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, जिससे कि नमी अत्यधिक हो। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा कम होती है, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इसकी खेती जो है सिंचाई के सहायता से की जाती है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक। चावल की खेती प्लेन्स में की जाती है, प्लेन्स लिखा हुआ है। चावल की खेती मैदानी भाग में होती है, ठीक, और कहाँ पर, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में होती है। एंड द डेल्टाइक रीजन, और और डेल्टा वाले क्षेत्रों में की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ए डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स have made it possible to grow rice in areas of less rainfall, ठीक है। डेवलपमेंट डेंस नेटवर्क यानी नहर की जो नहर का जो जाल बुना गया है उससे, और ट्यूबवेल की सहायता से, यानी ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई तथा नहरों के जाल के द्वारा सिंचाई करने के कारण यह चावल की खेती उन क्षेत्रों में भी करना आसान हो गया है जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, जहाँ पे बारिश कम होती है, सच एज पंजाब, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के कुछ हिस्से।
यहाँ पर जो खेती होती है धान की, ठीक है, वो नहरों की सहायता से होती है और फिर जो है ट्यूबवेल इत्यादि स्थापित करके सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यूज इसी वीडियो के साथ चलने वाला है और आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। एमसीक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन उन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं जो लोग सर्विस के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं। कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ से भी पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी हमने उठा रखे हैं। तो इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मैज ग्रो वेल? ठीक है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मैज ग्रो वेल? किस प्रकार के मिट्टी में, मृदा में मैज अर्थात जो मक्का है वो अच्छी तरीके से विकास कर पाता है? ठीक है, यानी मक्के की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी मात्रा में होती है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लैक सॉइल, लाइट डोमैट सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा? ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मृदा में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून्स एंड आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर? इनमें से कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल मानसून के समय में की जाती है और जो है हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में? कौन सी फसल है? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, नन ऑफ द एबव। तो कौन सी है? ये खरीफ वाली, यानी धान की खेती की कटाई, यानी धान की कटाई कब होती है? सितंबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर महीने तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? कौन सी एक रबी क्रॉप है? राइस, व्हीट, मिलेट्स, कॉटन। कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा व्हीट। व्हीट जो है रबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज, व्हाट डज इट से? स्लैश एंड बर्न, ठीक है, काटो और जलाओ, एग्रीकल्चर इज ए प्रकार की खेती है, यानी किस प्रकार की खेती है ये? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, कमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ दिस, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो यह जो है कैसी है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, काटो और जलाओ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काटो और जलाओ शिफ्टिंग, यानी एक झूम खेती कहा जाता है, झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में किसी किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती की जाती है? ठीक है, किस प्रकार की पद्धति में एक ही प्रकार की खेती की जाती है? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव कल्चर। तो प्लांटेशन यानी बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की खेती होती है। ठीक है, तो यह प्लांटेशन यानी बागवानी कृषि के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिगुमिनस क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप जो है लिगुमिनस क्रॉप? ठीक है, लिगुमिनस क्रॉप है, लिगुमिनस का मतलब है फलीदार। तो पल्स है, सॉरी, पल्सेस है, मिलेट है, ज्वार है, सीसैमम है। तो कौन सी क्रॉप है जो लिगुमिनस क्रॉप के अंतर्गत आती हैं? तो फलीदार, यानी फलियां किस में लगती हैं? पल्सेस यानी दालों में, चाहे मटर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये सब क्या है? ये सब हैं लिगुमिनस क्रॉप। ठीक, लिगुमिनस क्रॉप। जैसे कुछ लोग
उत्तर मारते होंगे सीसेमम, ठीक है। तो सीसेमम जो क्रॉप है वो लिगुमिनस क्रॉप नहीं है, ये तिल है। सीसेमम का मतलब तिल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। यानी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। कौन सा है ये? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 8। झूमिंग रिफर्स टू, झूमिंग कहलाती है तो क्या कहलाती है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन ब्राजील। ब्राजील में पुरानी पद्धति पर की जा रही खेती। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में काटो और जलाओ पद्धति से कृषि। प्रिमिटिव फार्मिंग इन मलेशिया, मलेशिया में प्राचीन पद्धति से की गई खेती, की जा रही खेती। कॉमर्शियल फार्मिंग इन पंजाब, पंजाब में जो है कॉमर्शियल फार्मिंग अर्थात व्यापारिक कृषि के अंतर्गत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 8वें का बी, 8th का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। भूदान ग्राम दान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। भूदान और ग्राम दान जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? इनिशिएट किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो भूदान और ग्राम दान किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। भारत उत्पादन और जो है निर्यात के मामले में, ठीक है, किस में नंबर 1 की भूमिका में है? लीडिंग में है अर्थात बढ़ता जा रहा है। रबर, शुगर केन, टी, राइस, ठीक है। तो किस में है? टी के मामले में। टी के मामले में भारत जो है सबसे मतलब प्रोड्यूसर भी अच्छा है और एक्सपोर्टर भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड, ठीक है। सिल्क वर्म रेशम के कीट पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो क्या कहते हैं इसको? सेरिकल्चर का, ठीक है। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 12। येलो रिवोल्यूशन रेफर्स टू। पीली क्रांति किससे संबंधित है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एग्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फिश, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो ये ऑफ फिश है, ये अलग अलग लिखा होगा ऑफ फिश, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑयल सीड्स। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स येलो रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी तिलहन की खेती करना येलो रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, ठीक है। फल और सब्जी की खेती करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। तो क्या कहलाता है? फल और सब्जी की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। द थर्ड एग्रीकल्चर सीजन इज। जो तीसरा एग्रीकल्चर सीजन है वो कौन सा है? खरीफ, रबी, जायद, स्प्रिंग। जायद, ठीक है। जो तीसरा है वो कौन सा है? जायद। क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व में शुगर केन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? उत्पादन के मामले में, शुगर केन गन्ने के उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? 5th, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। तो भारत जो है कौन सा स्थान रखता है? 2nd स्थान रखता है, दूसरा स्थान है फर्स्ट ब्राजील का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर, ठीक है। रबर के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश। रबड़ के मामले में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो केरल है, ठीक है। केरल उत्पादन रबड़ प्रोड्यूसर के मामले में अग्रणी राज्य। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाइट रेवोल्यूशन रेफर्स टू। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है?
संबंधित है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एग्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मिल्क। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी दुग्ध उत्पादन के मामले में, यानी दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इज। ठीक है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इज। ज्वार के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम, असम और महाराष्ट्र। तो कौन सा है ज्वार के मामले में? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 says which position does India rank in terms of rice production in the world? चावल के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत किस स्थान पर है? फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ। तो किस स्थान पे है? 19वें का सेकंड, यानी पहले पे चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है चावल के उत्पादन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following statements is incorrect? स्टेटमेंट, यहाँ पे एस नहीं होगा, इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू कमर्शियल फार्मिंग। व्यापारिक कृषि के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट कथन सही नहीं है? यूज ऑफ हैवी डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में जो आधुनिक इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का प्रयोग। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, व्यापारिक मतलब जो भी फसलें होंगी उसका उत्पादन बेचने के लिए किया जाना। फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, फसलों के उत्पादन में जो काम करने वाले होंगे वो फैमिली मेंबर्स ही होंगे, यानी परिवार के लोग। प्रैक्टाइज्ड ऑन ए लार्ज लैंड होल्डिंग, यानी बहुत बड़े जमीन पर इस प्रकार की खेती की जाती है। तो कौन सा सही नहीं है? इज इनकरेक्ट। तो 20th का हो जाएगा कौन सा? 20th का सी होगा। फैमिली मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, इसमें फैमिली मेंबर्स नहीं, क्योंकि जो इसमें खेती करता है कॉमर्शियल फार्मिंग में, कॉमर्शियल फार्मिंग में खेती करने के लिए जो है आपको लार्ज स्केल पर लेबर की आवश्यकता होती है, और ये लेबर जो है आप मशीन से भी प्राप्त कर सकते हैं और वर्कर से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन एरिया ऑफ। ठीक है, जो सघन जीवन निर्वाह खेती होती है वह किस प्रकार के क्षेत्र में की जाती है? हाई पोल्यूशन, लो पोल्यूशन, सॉरी पोल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन, डेजर्ट्स, थिक फॉरेस्ट्स। तो कहाँ पे होगी? ठीक है, सघन, तो यहाँ पे होगी, यानी सघन जीवन निर्वाह कृषि कहाँ होगी? जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करेगी उस स्थान पर सघन जीवन निर्वाह खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब एंड हरियाणा ग्रो राइस मेनली ड्यू टू। पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती हो पाती है कारण अवेलेबल अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सस्ते श्रम की उपलब्धता। डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों और ट्यूबवेल्स का विकास। फर्टाइल सॉइल, ठीक, उपजाऊ मृदा। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक है, यानी मतलब वो जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, यातायात या संचार के माध्यमों का विकास। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया, 22, तो इसका हो जाएगा 22 का बी, डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, यानी वहाँ पर बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन नहरों के विकास के कारण, ट्यूबवेल के कारण वहाँ पे चावल की खेती संभव हो पाई। क्वेश्चन नंबर 23, ए टाइप ऑफ मिलेट राइस इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रेफेज इज। ए टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, सॉरी राइस नहीं, रिच है। ठीक है, मिलेट में जो है मिलेट प्रकार का एक ज्वार, बाजरा इत्यादि के परिवार का एक फसल जो कि आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है धनी होता है, यानी बड़ी मात्रा में ये सब पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम और दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो कौन सा है? बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी। तो कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 23 का डी, रागी। क्वेश्चन नंबर 23, रागी। क्वेश्चन नंबर 24, which crop is grown covering 12% of the total cropped area? भारत में जितने कृषि वाले क्षेत्र हैं उनमें से 12% में किस
फसल की खेती होती है, यानी कौन से क्रॉप का उत्पादन किया जाता है? राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, मिलेट्स। तो ऑयल सीड्स का उत्पादन किया जाता है 12% एरिया पर ऑयल सीड्स। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says, what does it say? स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। ठीक है, विशेष रूप से विशेषीकृत खेती के अंतर्गत जो फल और सब्जी की खेती होती है उसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर। तो क्या कहते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लिखा हुआ है, याद रखिएगा। 26। क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो पूरे विश्व में, ठीक है, उपयोग के लिए, कंज्यूम के लिए जो कुल सब्जी का उत्पादन होता है उसका अकेले 13% उत्पादित करता है? तो फ्रांस, इंडिया, ब्राजील, जापान। तो कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 26 बी, इंडिया। बेसिकली इंडिया। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूस रा सिल्क इज कॉल्ड। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स की खेती करना जिससे कि कच्चे सिल्क रेशम की प्राप्ति होती है, क्या कहलाता है? तो ये भी अगेन है फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा 27 का? सी, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड क्रॉप एंड फीड क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल जो है फूड क्रॉप यानी खाद्यान्न फसलें और फीड क्रॉप यानी चारा फसलों के रूप में यूज होता है? रबी, मिलेट, मैज, पल्सेस। तो कौन सा क्रॉप है? ठीक है, मैज। मैज जो है ये फूड क्रॉप भी है, मक्का, और फीड क्रॉप है यानी चारे के रूप में, यानी इंसान भी खाता है, जानवर भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ दिस क्रॉप। भारत इस क्रॉप का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी है, यानी उपभोग भी करता है। मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो कौन सा हो जाएगा 29 का? 29 का डी होगा। ठीक है, 29 का डी। ऑयल सीड्स का उपयोग जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है और ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। टी इज ए बीवरेज क्रॉप इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द। जो भारत में पेय पदार्थ के रूप में चाय का प्लांटेशन है, चाय की खेती है, इसका भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमेरिकन, ब्रिटेन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस। तो निश्चित रूप से ब्रिटिशर्स होंगे, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे तभी भारत में चाय का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज इट से? इट सेज इंडिया प्रोड्यूसर्स, भारत उत्पादित करता है, परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन, विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का कितना परसेंट भारत उत्पादन करता है कॉफी? तो 2%, 2%, 5%, 4%, 1%। कौन सा होगा? 4%, 4% का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 32। ऑरेंजेस आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ। मुख्य रूप से जो संतरे की खेती होती है तो किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। तो किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र। संतरे की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। 33। ग्रेप्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ। ठीक है, अंगूर की खेती मुख्य रूप से किस राज्य में होती है? 33 का मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अंगूर की खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज इट से? आईसीआर, आईसीएआर रिफर्स टू। आईसीएआर का मतलब यानी पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च, इंटरनेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का बी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स
into a bigger one is called. छोटी छोटी जमीनों को संग्रहित करके बड़ी जमीन के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा हो जाएगा? डी, कंसोलिडेशन, संचयन होता है यानी एकत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमर्शियल क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रॉप कॉमर्शियल क्रॉप है? इन इन वन स्टेट while it is subsistence in crop in another state, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल किसी एक राज्य में कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में यूज होती है, व्यापारिक कृषि के रूप में, और दूसरे राज्य में इसे जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है? वीट, राइस, शुगर केन, रबर। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? बी, राइस, ठीक है। किसी राज्य में चावल का उत्पादन सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में होता है, सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में, और किसी किसी राज्यों में इसे कमर्शियल क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चावल की खेती किसके रूप में होगी? तो सब्सिस्टेंस के रूप में, ठीक है, लेकिन वेस्ट ऑफ बंगाल में इसे कमर्शियल क्रॉप के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज इट से? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे? निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 16 अक्टूबर, 10 नवंबर, 15 दिसंबर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा 37 का? बी, 16 अक्टूबर, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। क्वेश्चन नंबर 38, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज, ठीक है, भारत की कितनी जनसंख्या एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है? 1/3, 2/3, 1.5, 3/4। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? बी, ठीक है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 39, ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स इज, ठीक है, प्राचीनतम यानी प्राचीन औजारों का उपयोग करके खेती करना कैसी खेती कहलाता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्राचीन पद्धति पर आधारित कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, कमर्शियल फार्मिंग। तो 39 का कौन सा हो जाएगा? ए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे प्रिमिटिव आया है तो प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, रबी क्रॉप्स आर सोन इन, रबी क्रॉप की बुआई की जाती है किसमें? विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। तो किस मौसम में रबी क्रॉप की बुआई की जाती है? रबी क्रॉप तो विंटर में, ठीक है, ठंडी के मौसम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? अग्रणी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 41 क्वेश्चन एमसीक्यू से थे और क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आपको कैसी लगी हमारी क्लास आज की, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।